तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशंस का। और ये बाकायदा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इसके टॉपिक्स हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा के या अलजबरा 1 के, जिसके अंदर हम ग्रुप थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन बुनियादी कॉन्सेप्ट है। तो इसका क्या मतलब है देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट S इज अ फंक्शन और मैपिंग star such that S crosses to S such that for each AB belongs to S cross S implies that the element star of AB also belongs to S. We denote star of AB by A star B. इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास एक सेट है S, यानी कोई सा भी हमारे पास एक सेट हो S, तो उस सेट के ऊपर हम एक मैप डिफाइन करें, एक फंक्शन डिफाइन करें, एक रूल डिफाइन करें। और वो रूल क्या करे, एस के दो एलिमेंट्स इनपुट के तौर पे ले और उनको मॉडिफाई करके एस का ही एक एलिमेंट हमें आउटपुट के तौर पे दे। तो ऐसे रूल को या ऐसे मैप को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि किसी सेट के ऊपर हम एक ऐसा ऑपरेशन डिफाइन करें या रूल डिफाइन करें या फंक्शन डिफाइन करें कि जो फंक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी रखता हो। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि उस सेट से हम दो एलिमेंट्स चूज करें और उन एलिमेंट्स पे वो फंक्शन अप्लाई करें, तो उसका जो आउटपुट आना चाहिए वो भी एस में से ही होना चाहिए, यानी उसी सेट में से ही होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन या रूल को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं उस सेट के लिए। और उस को हम डिनोट करेंगे, यानी उसका जो आउटपुट होगा, क्योंकि ये एक रूल होगा कहाँ से कहाँ तक, एस क्रॉस एस से एस तक, यानी डोमेन सेट एस क्रॉस एस है और इसका को डोमेन सेट एस है, यानी इनपुट आएगा एस क्रॉस एस में से और आउटपुट आएगा एस में से। तो एस क्रॉस एस में से इनपुट आने का मतलब है कि इनपुट जो है एक ऑर्डर पेयर होगा, यानी दो एलिमेंट्स होंगे जो इनपुट में जाएंगे और उसका जो आउटपुट है वो एस का ही एक एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट होगा। उस सिंगल एलिमेंट को हम ए स्टार बी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दो बातें हमें याद रखनी है इस बाइनरी ऑपरेशन के हवाले से। वो ये है कि किसी सेट के ऊपर जो है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो ये कि exactly one element is assigned to each possible order pair of elements of S। यानी ये है कि जो हम इनपुट के लिए या ये जो रूल है या जो मैप है वो S के जो दो एलिमेंट्स इनपुट के तौर पे ले रहा है और उसको मॉडिफाई करके जो हमें आउटपुट देगा वो आउटपुट सिर्फ एक ही होना चाहिए, यानी एक ऑर्डर पेयर के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट हमें मिलना चाहिए। एक ऑर्डर पेयर के लिए एक से ज्यादा आउटपुट हमें ना मिले। यानी रूल हमें इस तरह का डिफाइन करना है कि वो हर ऑर्डर पेयर के अगेंस्ट में सिर्फ एक एस का एलिमेंट हमें आउटपुट के तौर पे दे। और दूसरी बात, फॉर ईच ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस द एलिमेंट इज असाइंड टू इट इज अगेन इन एस। और दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि जो हमें आउटपुट जो मिले वो एस में से ही बिलोंग करे, यानी एस के दो एलिमेंट्स चूज करे और उसको मॉडिफाई करके एक सिंगल नंबर हमें आउटपुट के तौर पे दे, और वो जो सिंगल नंबर है वो भी एस का अपना ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर किसी ऑपरेशन का, अगर कोई ऑपरेशन इस तरह का हो या कोई रूल इस तरह का हम डिफाइन करें किसी सेट के ऊपर कि वो उस सेट में से दो एलिमेंट्स जो है इनपुट के तौर पे ले और उसका एक सिंगल आउटपुट दे, लेकिन वो एक सिंगल आउटपुट जो है अगर एस में से ना हो, यानी उसी सेट में से ना हो जिस सेट से उसने इनपुट्स लिए, तो फिर वो जो रूल है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जो ऑर्डिनरी एडिशन है, यानी जो आम एडिशन हमारे पास है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। यानी जो एडिशन है, नॉर्मली एडिशन जो हम यूज करते हैं, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। क्योंकि हम कोई से भी दो रियल नंबर्स उठाएं, उनको ऐड करें, तो अगेन हमें एक रियल नंबर ही मिलता है। इसलिए हम जो ऑर्डिनरी एडिशन है उसको हम बाइनरी ऑपरेशन मानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए। इसी तरह
जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, जो यूजुअल यानी जो ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सब के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह लेट m ऑफ r बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, यानी m ऑफ r ये एक नोटेशन है जो कि एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जिस सेट के अंदर ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस हैं जिनके एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, जिनके एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं। तो इस सेट के ऊपर अगर हम मैट्रिक्स एडिशन अगर हम डिफाइन करें तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सकता, इसलिए कि ऑल मैट्रिसेस के अंदर बहुत सारे मैट्रिसेस ऐसे होंगे कि जिनमें से हम दो मैट्रिसेस को अगर हम चूज करें तो उनका एडिशन जो है या उनका सम जो है बाज़ औक़ात पॉसिबल है और बाज़ औक़ात पॉसिबल नहीं है। जबकि बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए लाजमी है कि डोमेन सेट में से जो भी हम दो एलिमेंट्स उठाएं और उनके ऊपर वो रूल अप्लाई करें, इम्पोज करें, तो लाजमी तौर पे उसका एक आउटपुट हमें मिलना चाहिए उसी सेट में से, जबकि जो कि सेट ऑफ मैट्रिसेस के लिए जो है वो ट्रू नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनका एडिशन ही पॉसिबल नहीं होता है, यानी उनको हम ऐड ही नहीं कर सकते, ऐड करेंगे तो कोई हमें आउटपुट नहीं मिलता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज के लिए ऑर्डिनरी एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि हर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी पॉसिबल नहीं होता है। इसी तरह और एक और ऑपरेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अगर हम एक ऑपरेशन डिफाइन करें ए स्टार बी, यानी स्टार वो एक ऑपरेशन है जो हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ए ओवर बी, यानी ये रूल हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि दो एलिमेंट्स जी प्लस में से जा रहे हैं और उन दोनों की कॉम्पोजिशन या दोनों का जो के ऊपर जो रूल हम डिफाइन कर रहे हैं वो है इन दोनों का कोशेंट, यानी इन दोनों का जो कोशेंट अगर हमें आउटपुट के तौर पे मिले तो ये रूल क्या कर रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स इनपुट में ले रहा है और उनका कोशेंट हमें आउटपुट के तौर पे दे रहा है। तो पहली बात तो सही है कि ये दो इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स इनपुट में लेके एक सिंगल हमें इंटीजर आउटपुट तो दे रहा है, लेकिन मसला ये है कि उसका जो आउटपुट है वो दोबारा पॉजिटिव इंटीजर में से नहीं है। उसकी मिसाल ये है कि 1 और 3 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन इन दोनों की जो कॉम्पोजिशन होगी वो होगी 1/3, यानी 1 और 3 का कोशेंट जो कि है 1/3, लेकिन 1/3 जो है वो जी प्लस का एलिमेंट नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ए स्टार बी इक्वल टू ए और बी, जो कि जी प्लस के ऊपर हमने डिफाइन किया था, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है बाइनरी ऑपरेशंस के हवाले से। अब जब हम बाइनरी ऑपरेशंस को डिस्कस कर चुके हैं तो अब ग्रुप की हम फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर हम जा सकते हैं। ग्रुप बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उनमें से एक सेट है जी जिसके एलिमेंट्स स्पेसिफाइड नहीं है, यानी जी एक सेट है, उसके एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी का मतलब कोई से भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यानी उस सेट के एलिमेंट्स मैट्रिसेस हो सकते हैं, उस सेट के एलिमेंट्स नंबर्स हो सकते हैं, उस सेट के एलिमेंट्स जो है वो सीक्वेंसेस हो सकती हैं या परमुटेशंस हो सकते हैं, यानी कोई भी मैथमेटिकल जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है उनका सेट हो सकता है जी। यानी इसके एलिमेंट्स को हम स्पेसिफाई नहीं करते कि ये नंबर्स होंगे या ये मैट्रिसेस होंगे या इक्वेशंस होंगी या फंक्शंस हो, कुछ भी नहीं। हम जस्ट कहते हैं कि एक सेट हो जिस कुछ एलिमेंट्स का यानी कुछ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का एक सेट हो, बस इतना ही काफी है सेट जी के लिए। और उसके ऊपर हम एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है। यानी एक सेट है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का और एक उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हुआ है, यानी एक रूल डिफाइन हुआ है जो इस सेट में से कोई से भी दो एलिमेंट्स इनपुट लेके इसी सेट का ही एक एलिमेंट हमें आउटपुट देगा। यानी एक सेट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का और एक ऑपरेशन जो कि बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिए। तो ये दो मिलके जो है
एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी ये दोनों एक सेट और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन, इन दोनों का जो पेयर बनेगा या ये दो ऑब्जेक्ट्स मिलके, ये दो इंग्रेडिएंट्स मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम कहेंगे ग्रुप, अगर इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज हों। पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्लोज्ड हो, यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता हो। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जी में से कोई से भी आप दो एलिमेंट्स उठाएं, उनके ऊपर ये ऑपरेशन लगाएं तो रिजल्ट दोबारा जी में से ही आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये क्लोजरनेस, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह ये जो स्टार जो ऑपरेशन है उसको एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव होने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक चीज मिसिंग है कि यहाँ पे ये जो ए और बी है इन दोनों के ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ए और बी के ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ए बी के ऊपर ब्रैकेट और यहाँ पे बी सी के ऊपर ब्रैकेट है। जिस तरह यहाँ पे ए बी सी के ऊपर ब्रैकेट है, इसी तरह यहाँ पे ए बी के ऊपर भी ये ब्रैकेट है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि एसोसिएटिव लॉ चूंकि हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते आए हैं कि अगर एडिशन के लिए पढ़ें तो ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, एडिशन के लिए। या आप ये कहें कि ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, ये एसोसिएटिव लॉ है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? मतलब इसका असल मतलब ये होता है कि अगर आपने 3 एलिमेंट्स को अगर आपने कंपोज करना हो, 3 एलिमेंट्स, वैसे तो बाइनरी ऑपरेशंस जो है उसमें 2 एलिमेंट्स के लिए वो रूल जो है वो बना होता है, लेकिन 3 एलिमेंट्स यानी 2 दफ़ा अगर आपने ये बाइनरी ऑपरेशन लगाना हो तो कोई डिफरेंस ना हो कि आप फर्स्ट 2 का पहले आउटपुट ले लें, उसका यानी फर्स्ट 2 को पहले कंपोज करें, लास्ट के साथ बाद में कंपोज करें, या लास्ट 2 को पहले कंपोज करें और उसके रिजल्ट को फर्स्ट के साथ कंपोज करें। तो लेफ्ट और राइट में कोई जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। लेकिन ये दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो यहाँ पे जो ए और बी है इन दोनों पर यहाँ पे ब्रैकेट है। मैं ज़रा अगर यहाँ पे ये पेन अगर मिले तो मैं लेज़र ये पेन से मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ कि ये बेसिकली यहाँ पे यूँ है, ये यूँ है, यानी ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट स्टार बी स्टार सी, यानी एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि उस सेट के अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम उस सेट के बाकी एलिमेंट्स के साथ हम जब ऑपरेट करें तो वो उनको इफेक्ट ना करे। इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, देयर इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट E belongs to G such that for all A belongs to G A star E is equal to E star A equal to A, यानी इस सेट G के अंदर एक मखसूस एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसे हम G के बाकी एलिमेंट्स के साथ चाहे हम लेफ्ट से ऑपरेट करें या राइट से ऑपरेट करें, दोनों सूरतों में वो उनको इफेक्ट ना करें। तो फिर इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो वो वाली प्रॉपर्टी भी इस G के अंदर होनी चाहिए। और लास्ट में है हमारे पास इनवर्सिस। इनवर्स का मतलब ये है कि सेट G के अंदर यानी उस मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए जो कि उस एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जब ऑपरेट हो तो उसका रिजल्ट आइडेंटिटी हो। तो फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम इनवर्स कहते हैं। ये पॉइंट जहन में रखें कि सेट G के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ एक ही होगा, लेकिन सेट G के अंदर जो इनवर्सिस होंगे वो बहुत सारे होंगे, यानी हर एलिमेंट का अपना एक अलग इनवर्स होगा, लेकिन हर एलिमेंट के लिए एक ही आइडेंटिटी होगा, मगर हर एलिमेंट का इनवर्स अलग होगा, यानी ए का इनवर्स अलग होगा, बी का इनवर्स अलग होगा, सी का इनवर्स अलग होगा। इसी तरह मतलब कुछ केसेस के अंदर जो है वो ये सेम भी हो सकते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी के लिए लाजमी है कि पूरे सेट के अंदर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो इन शॉर्ट ये कि ऐसा सेट जिसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज हों, क्लोजरनेस, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज जिस सेट के अंदर हों किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, तो वो सेट उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से
ग्रुप कहलाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें। तो सबसे जो बेसिक एग्जांपल्स हैं ग्रुप्स की, वो यही है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये ऐसे सेट्स हैं कि जो एडिशन के लिए सब के सब ग्रुप्स हैं। ये क्यों ग्रुप्स हैं? सबसे पहले अगर हम z की बात करें, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, तो सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब g की जगह आप सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें और ऑपरेशन हम लेते हैं एडिशन का। एडिशन कौन सी? वही ऑर्डिनरी एडिशन। तो फिर सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट से क्लोजर प्रॉपर्टी भी रखता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर जीरो एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो बाकी इंटीजर्स के साथ जब ऐड होगा तो उनकी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा। तो मतलब जो जीरो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा। इसी तरह लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास इनवर्सिस की, तो वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर मौजूद है, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट उसी सेट के अंदर मौजूद है जिसके साथ उसका सम आइडेंटिटी होगा। मसलन इंटीजर्स के अंदर -1 एक एलिमेंट है, तो उसके लिए +1 का एलिमेंट भी इंटीजर्स के अंदर मौजूद है कि इन दोनों का सम जो है वो आइडेंटिटी होगा। इसी तरह -2 के लिए +2 है, -3 के लिए +3 है, +10 के लिए -10 है। इसी तरह जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब के इनवर्सेस एडिशन के रिस्पेक्ट से उनके जो भी इनवर्सेस हैं वो दोबारा इसी सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद हैं। यही बात सेट ऑफ रियल रेशनल नंबर्स के लिए भी है, रियल्स के लिए भी है और कॉम्प्लेक्स के लिए भी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल्स, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ग्रुप्स हैं। खैर यहाँ पे अबिलियन ग्रुप्स का गया, अबिलियन हम बाद में देखते हैं कि किसको कहेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि ये सारे जो चारों हैं वो ग्रुप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो फिर ये ग्रुप्स नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो फुलफिल नहीं करेगी। सेट ऑफ इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो रखता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखता है, क्योंकि 1 इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा। लेकिन इसके अंदर इनवर्सेस नहीं है। इनवर्सेस ना होने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक एलिमेंट है 2, तो 2 के लिए कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके साथ 2 का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आए, यानी 1 आए। यानी नंबर तो है लेकिन वो z के अंदर नहीं है। तो ऐसा नंबर 1/2 हो सकता है, लेकिन 1/2 जो है वो z का मेंबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो रही है। इसलिए कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं है। इसी तरह सेट ऑफ रेशनल नंबर्स भी मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है 0 और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। यही बात रियल्स के लिए भी है, यही कॉम्प्लेक्स के लिए भी है। तो यानी ये चारों के चारों एडिशन के लिए ग्रुप्स तो हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप्स नहीं है। इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो एडिशन के लिए भी ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एडिटिव इनवर्सेस नहीं है, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल नहीं कर रही है। इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर्स जो है ये फिर वही बात आ गई कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है वो ग्रुप क्यों नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ग्रुप नहीं है। ऊपर हमने बताया एडिशन के लिए ग्रुप नहीं है, यहाँ पे बताया गया है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ग्रुप नहीं है। इसी तरह और हमारे पास जो सेट्स हैं वो ये कि Q प्लस और R प्लस के बारे में ऊपर हमने बताया है कि ये एडिशन के लिए ग्रुप्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि Q स्टार है, R स्टार है और C स्टार है। इनका मतलब ये Q स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी सॉरी नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, यानी ऑल रेशनल नंबर्स में से 0 अगर हम निकाल दें तो जो रिमेनिंग जो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स होंगे उनको हम Q स्टार से डिनोट करते हैं। ऑल रियल नंबर्स में से 0 निकाल दें यानी नॉन जीरो रियल नंबर्स को R स्टार कहते हैं, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को C स्टार कहते हैं। तो ये जो Q स्टार, R स्टार और C स्टार हैं, ये सेट्स फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ग्रुप्स हैं, क्योंकि अगर हम इस सेट की बात करें Q स्टार की, तो ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का सेट है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखता है और साथ साथ इनवर्सेस भी रखता है। इसलिए हम इसको इन तीनों को हम ग्रुप्स कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह एक और सेट है हमारे पास, सेट
m of mn of r of all m by n matrices under addition is a group। यानी ये m कैपिटल और ये सबस्क्रिप्ट में स्मॉल mn इंटू r, ये बेसिकली एक नोटेशन है जो कि एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर ऑल पॉसिबल m by n मैट्रिसेस हैं। यानी जितने भी m by n मैट्रिसेस हैं उन तमाम मैट्रिसेस के जो सेट है उसको हम m of mn इंटू r लिखते हैं। और ये जो सेट है ये एडिशन के लिए जो है वो ग्रुप बनाता है। ये यहाँ बता दो कि mn का मतलब कोई से भी दो नंबर्स, यानी यहाँ पे ये हो सकता है कि m23 ऑफ r, m24 ऑफ r, m14 ऑफ r या m13 ऑफ r, इस तरह की चीजें। तो इसमें से अगर हम बात करें m23 ऑफ r, यानी m की वैल्यू हम 2 रखें, n की वैल्यू 3 रखें, तो इसका मतलब ये होगा कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल 2/3 मैट्रिसेस। इसी तरह अगर हम m14 ऑफ r कहें तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल 1/4 मैट्रिसेस, यानी या सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1/4। तो इस तरह के जो सेट्स होंगे वो एडिशन के लिए ग्रुप बनाते हैं। इसी तरह ये जो एम एन एन ऑफ आर है, या सिंपली इसको हम एम एन ऑफ आर लिखते हैं। यहाँ पे जो एन एन लिखा गया है इसको सिंपली हम एम एन ऑफ आर लिखते हैं। तो ये भी एक नोटेशन है जो कि उस सेट को रिप्रेजेंट करता है कि जिसमें ऑल पॉसिबल n बाई n यानी स्क्वायर मैट्रिसेस हों और ऐसे जो कि इन्वर्टिबल भी हों, स्क्वायर मैट्रिसेस भी हों और इन्वर्टिबल भी हों। किस ऑर्डर के? n ऑर्डर के, n बाई n यानी 2/2 के, 3/3 के, 4/4 के। लेकिन ये ध्यान में रखें कि एक सेट जो है वो किसी स्पेसिफिक नंबर के लिए होगा, यानी m2r होगा। m2r का मतलब होगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल 2/2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इसी तरह होगा m3r यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल 3/3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, या m4r है तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल 4/4 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो इस तरह के जितने भी सेट्स हैं वो तमाम सेट्स जो है वो भी ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए। और आखिर में देखें कि द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस विद डोमेन आर अंडर फंक्शन एडिशन इज एन बिलियन ग्रुप। तो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब बहुत सिंपल है, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और को डोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स हों या उनके सबसेट्स हों। तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। इस तरह का एक सेट अगर हम बनाएं तो वो भी एडिशन के लिए एक ग्रुप बनाते हैं।